हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी की यूनिट मोटिवेशन और इमोशन के बारे में। यूनिट 4। इसमें अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोग्रेस एंड नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ड्राइव, मोटिव्स, टाइप ऑफ मोटिव्स, theory of motivation, conflict, emotion and stress, change in the motivation तो स्टार्ट करते हैं अपन मोटिवेशन। मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसीजर। इंट्रोडक्शन। मोटिवेशन इज एन organization condition of the organism which severe to direct behavior toward a certain goal. To activation, focus, working in motivation may be named as need, drive और motives। तो मोटिवेशन जो अपना होता है वो क्या, हमें किसी भी चीज़ के लिए मोटिव या अपन कोई भी सिचुएशन में है उस चीज़ के लिए अपन को प्रेरित, मोटिवेशन का मतलब होता है कि एक तरह से अपन किसी भी चीज़ से प्रेरित होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मोटिवेशन कहलाती हैं। तो मोटिवेशन का मतलब है किसी भी चीज़ से अपन एक्साइटमेंट या एक्सिट लेके उसको उसके अकॉर्डिंग या उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहलाता है अपना मोटिवेशन। नीड्स आर जनरल वांट और डिज़ायर एंड are said to be a very basis of our behavior. Every human being has to strive for the satisfaction of his basic need if he is to maintain the actualization or enhance himself in world। तो यहाँ पे क्या नीड है, ज़रूरत है, जो भी अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी चीज़ें अपन करते हैं या एवरी व्यक्ति जो एवरी पर्सन है, एनीबडी, सबको क्या है अपने आप में हिमसेल्फ खुद का एक एक्चुअलाइजेशन रहता है, मेंटेन या अपनी कोई मीन रहती है, कहाँ पे, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। बायोलॉजिकल नीड आर द नेसेसरी फॉर सर्विस और ऑफ द इंडिविजुअल। These needs are generally caused by the no bodily want. There are also called physiological and unlearned need. बायोलॉजिकल नीड को क्या है, अनलर्न नीड कहलाते हैं। जो हमारी फिजिकल कंडीशन है या बॉडीली जो भी अपना फंक्शन है उसको अपन बायोलॉजिकल नीड कहते हैं। जो भी अपनी कोई ज़रूरत के लिए, सर्विस के लिए ज़रूरत होती है किसी भी पर्सन को, उसको अपन फिजिकल नीड कहते हैं। साइकोलॉजिकल नीड कौन सी होती है अपनी? द साइकोलॉजिकल नीड आर द एक्यूरेंट थॉट, सोशल लर्निंग एंड द कॉन्सेप्ट विद अदर। द नीड विच फेल दिस कैटेगरी आर नीड फॉर द फ्रीडम, सोसाइटी, लव, अफेक्शन एंड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोशल अप्रोप्रिएट। साइकोलॉजिकल नीड क्या कहलाती है? साइकोलॉजिकल नीड अपन किसी के बारे में सोचते हैं, लव, अफेक्शन, सैडनेस या अपन की कोई भी ज़रूरत है, और वो अपन की क्या साइकोलॉजिकल नीड कहलाती हैं। जैसे हम किसी पर्सन के बारे में क्या चीज़ सोचते हैं, उससे प्यार करते हैं, उससे सैडनेस रहते हैं, लाइक ए गिल्ट, लाइक ए जेलसी, ये सारी क्या है अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन ड्राइव। तो ड्राइव क्या होता है? ए ड्राइव इज़ एन aroused state resulting from some bodily or tissue needs. The this aroused condition motivation the individual in initial behavior to remember of need. Drive of any nature are divided into the two category. ड्राइव का मतलब होता है अपन को किसी भी चीज़ को सीखना या किसी भी चीज़ के अपन की जो है उसको अपन क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। ये दो तरह से होता है। तो होता है बायोलॉजिकल एंड प्राइमरी नीड, बायोलॉजिकल और प्राइमरी डिज़ायर। इसके बाद आता है दूसरा सोशियो और साइकोलॉजिकल, या फिर इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिज़ायर। पहली होती है अपनी बायोलॉजिकल डिज़ायर। इनमें अपन की कौन सी होती है? जैसे हंगर, थ्रस्ट, सेक्स,
ये क्या अपनी बायोलॉजिकल या प्राइमरी डिज़ायर है, जिन चीज़ों को अपन को सीखते हैं। जैसे कि हंगर है, अपन को भूख लगती है या फिर प्यास लगती है, ये सारी चीज़ें क्या है, बायोलॉजिकल डिज़ायर है। सोशियो और साइकोलॉजिकल डिज़ायर है, एंजाइटी या डिज़ायर एक्सेट्रा। इसके बाद आता है मोटिव। द मोटिव मे बी considered as an energetic force or tendency working within the individual to complex pleasant in the inspire him to act for the satisfaction of his basic need or attention of some specific purpose. A motive may be defined as the readiness or disposition to respond in some way and not other to a verify of situation। अपन किसी भी सिचुएशन को किसी दूसरे के अनुसार चलते हैं, उसको अपन क्या है, मोटिवेशन कहते हैं। जैसे मोटिवेशन क्या होता है, मोटिव होना। अपन जैसे नॉर्मल वे में किसी भी चीज़ की बात करें तो अपन नॉर्मल में कहते हैं यार उस चीज़ से अपन को मोटिवेशन मिला या उस चीज़ से मोटिव होकर अपन ने ये चीज़ करी। तो मोटिवेशन का मतलब होता है कोई किसी चीज़ को दूसरे के देख के अपन उससे इंस्पायर होके उस चीज़ को करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिव क्या हो गया, मोटिव हो गया किसी भी चीज़ का एक इनर फोर्स, अपन को अपन के गोल तक पहुंचाने के लिए कोई इनर फोर्स लगता है, उसको अपन क्या कहते हैं, मोटिव कहते हैं। टाइप ऑफ मोटिवेशन या मोटिव कहते हैं। सम divided motive into the two main categories: primary motive, social and secondary motive। प्राइमरी मोटिव्स क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल मोटिव, साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मोटिव आर कॉल्ड बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक मोटिव। There include hunger, sex, thirst, and need of oxygen, rest, sleep, avoid the sick relief from pain, या activity and elimination need। प्राइमरी नीड या ये फिजिकल नीड जो अपनी होती हैं उनको अपन प्राइमरी मोटिव कहते हैं, प्राइमरी मोटिव कहते हैं। जैसे कि अपन किसी भी चीज़ को हंगर जो भूख है, या सेक्स है, थ्रस्ट है, प्यास है, कोई भी अपन को ऑक्सीजन की नीड है, रेस्ट एंड स्लीप, अवॉइड द सिक रिलीफ, ये चीज़ें क्या है, अपन को किसी की सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये चीज़ों का मोटिव अपने आप ही अपने अंदर आता है। एलिमिनेशन नीड, किसी भी अपन को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है किसी भी चीज़ को, तो उसको रिलीव करने के लिए अपन को किसी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी उसको कहेगी कि ये चीज़ अपन छोड़ दें। या फिर अपन को रेस्ट की ज़रूरत है तो अपन की बॉडी ऑटोमेटिकली रेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। स्लीप की ज़रूरत है तो स्लीप की कोशिश करेगी। उसको अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी या फिजियोलॉजिकल मोटिव। इसके बाद बात करें सोशल और सेकेंडरी मोटिव की। हंगर बीइंग आर नॉट ओनली बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजी ह्यूमन बीइंग आर नॉट ओनली बायोलॉजिकल बट आल्सो social, therefore human behavior is activated by the social motives such as the affection motive, need or status, power of motive and social approval. There are motive developed through the relationship with people। तो जो बायोलॉजिकल या फिर अपन इनको सेकेंडरी जो मोटिव बोलते हैं वो क्या कि सोसाइटी से या फिर अपन के रिलेशन में रहते हैं, रिलेटिव्स, पीपल्स, उनसे अपन को सीखने को मिलते हैं। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, अपन की सोशल या फिर सेकेंडरी मोटिव कहलाते हैं, जिनको हम सोसाइटी से सीखते हैं। जैसे कि हमारे इकोनॉमिक नीड है या कोई भी अपन के नीड स्टेटस जो भी चीज़ अपन को ज़रूरत है, लाइक अपन को जैसे अच्छा बिहेवियर की ज़रूरत है या फिर अपन को बॉडीली अच्छा दिखने की, अपनी एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें अपन किसी से सीखते हैं। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, अपन सेकेंडरी मोटिव कहलाता है। इनको अपन सेकेंडरी या सोशल मोटिव कहते हैं। इसके बाद पर्सनल मोटिव। पर्सनल मोटिव आर अलाइव विद द फिजियोलॉजिकल नीड एंड कॉमन सोशल मोटिव, बट दे आर नो
they are so much individualization that they are number large common. They are our want to aspirations which are not shared commonly by other. जो पर्सनल मोटिव होते हैं वो क्या है कि हम ऐसे मोटिव होते हैं जिनको हम किसी और से शेयर नहीं कर सकते और जिनको अपन क्या है कि दूसरों से नहीं सीख सकते, इनको खुद अपने आप ही अपन सीखते हैं, वो क्या अपने पर्सनल मोटिव कहलाते हैं। जैसे कि कोई भी सोशल मोटिव है, ये सोशल मोटिव में नहीं आते हैं, लॉन्गर कॉमन, ये सारी चीज़ें क्या अपन अपने आप से सीखते हैं, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, पर्सनल मोटिव कहलाती हैं। इसके बाद आता है अनकॉन्शियस मोटिव। अनकॉन्शियस मोटिव आर थ्रू द विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ आवर रेस्पिरेशन डिज़ायर और विशेष ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दे determine our erection, fear of phobia, and aesthetic like and dislike, our chronic handicraft and the gastric through. अनकॉन्शियस मोटिव क्या होते हैं? अनकॉन्शियस मोटिव होते हैं जैसे कि अपन की विशेष वगैरह होती हैं, कोई भी चीज़ अपन को वो मांगना होता है, तो वो कौन से अनकॉन्शियस मोटिव होते हैं जिन्हें हम किसी के साथ ना तो शेयर करते हैं ना ये क्या है अपन को भी पता नहीं होता। जैसे अपन कहीं पे भी जा रहे हैं तो अपन के मुँह से कभी कभी निकल जाता है, हे भगवान हमारे साथ ये कर दे, तो वो क्या है, वो अनकॉन्शियस मोटिव होते हैं जिनको कोई अपन को भी पता नहीं होता। ये एक तरह से बात करें ज्वेलसी वगैरह भी, ये भी इसी में आ सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे, तो ड्रीम रिप्रेजेंट डिमांड और विशेष समथिंग फ्रॉम द स्टमिंग फ्रॉम द अनकॉन्शियस माइंड। जैसे कि मैंने बताया कि डिज़ायर जो अपन की डिमांड है, रिप्रेजेंट करने वाली डिमांड या विशेष है, उसको अपन किस में आते हैं, अनकॉन्शियस मोटिव में आते हैं। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की बात करें, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ट्राई टू provide general set of the principle to guide our understanding of the urge, want, need, desire and goal which fell under the category of the motivation. मोटिवेशन में अपन का जैसे अपन किस चीज़ को जो नीड है, डिज़ायर है, या अपन की ज़रूरत है, या अपन का कोई भी गोल है, ये सारी चीज़ें अपन की मोटिवेशन में आती हैं। इनको प्रूव करने के लिए कुछ थ्योरीज हैं जो दी गई थी, जैसे कि Einstein's theory of motivation, drive theory of the motivation, arousal theory of the motivation, insensitive theory of motivation। इसके बाद मैस्लो एंड हायरार्की ऑफ नीड। इसके बाद अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल इनिशियल theory of the motivation। According to this theory, people are motivated to behave in certain way because they are evolutionary programs to do so. List of the human instinct that include such things are attachment, play, some anger, fear, shyness, modesty and love. This instinctive behavior is found on to have three aspects: cognitive, affective and cognitive। यानी कि अपन की जो नॉलेज है, फीलिंग है या फिर एक्टिविटी जो अपन डूरिंग है, वो अपन की जो थ्योरीज हैं वो क्या है, अपनी मोटिवेशन को प्रोवाइड करती है। ये मोटिवेशन अपन को किसी से सीख कर मिलता है, या फिर जो भी अपन करते हैं वो उन सब चीज़ों से अपन को मोटिव मिलता है। जो भी अपन की कॉग्निटिव एक्टिविटी है या सिंगल है, फियर है, ये सारी चीज़ें जो जनरल कॉग्निटिव, ये तीनों कॉग्निटिव, अफेक्टिव या कॉग्निटिव जो एक्टिविटी है, उनसे ऑटोमेटिकली अपन को मोटिवेशन मिलता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। सेकंड अपन बात करें ड्राइव ऑफ द थ्योरी। ड्राइव थ्योरी का मतलब अपन किसी चीज़ को सीख के किसी से करते हैं। ड्राइव थ्योरी माइट बी described as the push theory of motivation. Behavior is pushed toward the goal by the driving state
within the person. Drive theory say when a drive theory say when a internal drive state the aroused, the individual is pushed or to engage of behavior which will be lead of the goal reducing the initially of the drive state. A drive state goal directly behavior, the attachment of the appropriated goal, the reduce of the drive state and subjective state satisfaction. ड्राइव थ्योरी में क्या बताया गया था? ड्राइव थ्योरी में बताया गया कि जो भी अपन की इनिशियल नीड है या जो भी किसी चीज़ को अपन दूसरे पर्सन से एक्सपायर होके उस चीज़ को अपन सीख के वो चीज़ करते हैं या किसी से इंस्पायर होके वो चीज़ अपन सीख के करते हैं, अपन के गोल अचीव करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? ड्राइव थ्योरी में आती है। जब किसी पर्सन का कोई गोल हो और उसको अपन किसी से इंस्पायर होकर उस गोल तक पहुँचें, तो वो एक इनर फोर्स हो गया ना, तो वो क्या कहलाता है अपन का? ड्राइव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई इनर फोर्स अपन का होता है या कोई गोल अपना होता है तो उससे अपन किसी चीज़ को इंस्पायर होकर करते हैं, वो क्या ड्राइव थ्योरी कहलाती है। ड्राइव थ्योरी में बताया गया कि उससे अपन को मोटिवेशन होता है। जब अपन के पास कोई गोल अच्छा होता है तो उससे अपन का बिहेवियर और चेंज होता है, इंस्पायर होते हैं किसी के लाइक बिहेवियर से। ये ड्राइव स्टेट होती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल जो अपना है वो अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करता है। द अटेंशन ऑफ द एप्रोप्रिएटेड गोल, अपन को गोल की ओर अटेंशन प्रोवाइड करता है। द रिडक्शन ऑफ द ड्राइव स्टेट द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन, अपन को जो गोल है उसका सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन मिलता है किससे? मोटिवेशन से। अराउजल थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन, अराउजल थ्योरी से alertness, wakefulness and the activation caused by the activity in the certain nervous system. According to the theory, we are motivated to maintain on optimal level of the arousal. Although this level can vary based on the individual of the situation. इसमें बताया है कि अपन की जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार अपन का नर्वस सिस्टम उसी तरह काम करता है और उस सिचुएशन के अनुसार अपन अपने नर्वस सिस्टम से या फिर अपन की अपन का जो अंदर से नर्वस सिस्टम है वो उसी तरह ब्रेन है जो अपना काम करता है। जैसी सिचुएशन है उसके अनुसार उससे ऑटोमेटिकली अपन के अंदर मोटिवेशन आ जाता है। जैसे कि फियरफुल कोई स्टेज है उस टाइम में लाइक अपन जैसे एक उदाहरण के तौर पे अपन समझें एग्जांपल की, एक छोटा स्मॉल बच्चा है उसको अगर अपन स्नैक पकड़ा दें तो वो एक लाइक उसको कैसे लेगा, एक टॉय के जैसे खेलेगा उससे। बट जो स्नैक को अंडरस्टैंड कर सकता है वो पर्सन के सामने अगर अपन एक स्नैक डालें तो वो उससे क्या होगा? डरेगा। तो डर से क्या उसका मोटिवेशन फियर आया बाहर और वो अचानक उसके देख के भागेगा। तो वो एक क्या है? मोटिवेशन हो गया कि अपन किसी भी सिचुएशन को देख के या किसी भी सिचुएशन के अनुसार अपन मोटिव होते हैं, मोटिवेशन अपन को मिलता है। इसके बाद बात करें अपन इनसेंसिटिव थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन। इनसेंसिटिव थ्योरी में क्या बताया गया था? इन द वेज ऑफ द बिहेवियरलिस्ट लर्निंग थ्योरी वी आर द पुश बाय द आउट ड्राइव एंड द पुल बाय insensitive. This drive is the need and the insensitive of the reward. insensitive थ्योरी के अनुसार बताया गया था कि जो भी अपन के अंदर वी आर पुश बाय द आवर ड्राइव, अपन जो भी सीखते हैं उसको उस ड्राइव के अनुसार ही अपन मोटिव होते हैं। यानी कि जो भी चीज़ अपन ने पहले से सीखी हुई है उसके अनुसार अपन का ड्राइव है या वो सारी चीज़ें अपन को मोटिवेट करती है। जैसे कि अपन ने पहले से ही जानते हैं, अपन को थर्स्ट लगती है तो अपन पानी पीते हैं। तो ये क्या है कि ये एक डिज़ायर है, मतलब डिज़ायर का मतलब एक तरह से अपन ने पहले से सीखी हुई चीज़ है कि अपन को पानी पीना है जब प्यास लगती है। तो ये इस मोटिवेशन में ये बताया गया था जैसी डिज़ायर है अपन को वैसा ही मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद बात करें मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड। Abraham Maslow suggested that the five basic class of need
of motive influence human behavior. According to the Maslow, needs are the lowest level of hierarchy must be satisfied before pupil can be motivation by the higher level goal. According to the Maslow, the five level of the motive for the bottom to the top heredity of the five need of the motive. तो जो मॉस्लो थे उन्होंने बताया कि जो अपन का गोल होता है कोई भी गोल हायर लेवल गोल का है वो अपन का क्या डायरेक्ट अपन ये नहीं कि डायरेक्ट टॉप गोल पे पहुँचे। अपन का मोटिव होता है कि अपन स्टैंडर्ड स्मॉल स्टैंडर्ड से लॉन्ग स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे स्टेप लेके अपन डायरेक्ट बड़े की ओर जाते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट अपन बड़े गोल पे पहुँच गए। तो उन्होंने ये बताया कि स्टार्टिंग से स्मॉल लेवल से लॉन्ग लेवल तक या फिर लो लेवल से टॉप लेवल तक अपन जाते हैं। उस टाइम जो अपन की नीड है वो उनको एक एक करके अपन पूरा करते जाते हैं, तब उस लेवल पे पहुंचते हैं। जैसे पहले होता है फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा होता है अपन का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड फॉर द लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसके बाद सेल्फ एस्टीम नीड, इसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फिजिकल नीड अपन की पूरी हो जाएगी, उसके बाद अपन को सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड चाहिए, फिर उसके बाद नीड और लव अफेक्शन की चाहिए, इसके बाद सेल्फ एस्टेब्लिश्ड की चाहिए, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर यहाँ पे पूछा जाए तो क्या बन सकता है? मूविंग अवे फ्रॉम द रियलिटी इज कॉल्ड ए मैकेनिज्म ऑफ विड्रॉवल, डिनाइल या डे ड्रीम या इंट्रोजेक्शन। इसमें अपन का डिनाइल आएगा। इसके बाद बात करें अपन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज द लाइफ इज वन कॉज ऑफ द स्ट्रेस। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स ए पेनफुल इमोशन स्टेज which result from the tension between the opposed and contradictory wishes। इसमें क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है अपन के दो चीज़ों में कंफ्यूज करना। दो अपन के मन में या अपने माइंड में अपने ब्रेन में दो बातें आ रही हैं, उनके बीच में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वो स्थिति क्या कहलाती है? कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। वो अपनी स्थिति वो टेंशन, जो दो टेंशन कौन कौन से होती हैं? एक तो होती है अप्रोच्ड और दूसरा होता है कॉन्ट्रा डायरेक्टली। एक विश वो जो है अपन करना चाहते हैं, एक विश वो जिसे अपन नहीं करना चाहते, या फिर ये दोनों विशेष ऐसी हो सकती हैं जिनको अपन करना चाहते हैं, या दोनों विशेष ऐसी होती है जिनको अपन नहीं करना चाहते। लाइक दो कंडीशन अपने माइंड में या अपनी मन में ऐसे आ जाती हैं जिनके बीच अपन को कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो क्या कहलाता है? कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या कहलाता है? ये एक तरह से टाइप है कॉन्फ्लिक्ट के। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि अप्रोच यानी कि दोनों चीज़ ऐसी अपन के अंदर दो विशेष ऐसी होती हैं, दो विशेष यानी कि दो इच्छा अपनी ऐसी होती हैं जिनको अपन करना चाहते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जिन दोनों स्थितियों को या जिन दोनों सिचुएशनों को अपन की माइंड या अपनी बॉडी या अपन करना चाहते हैं वो क्या कहलाती हैं? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहलाती हैं। इसके बाद आता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होता है? जिनमें अपन की इच्छा या अपन का जो विल है अपन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, या दोनों चीज़ों को, दोनों सिचुएशन को नहीं लेना चाहते, उनको अपन कहते हैं अवॉइडेंस। या अपन का माइंड या अपना मन उन दोनों इच्छाओं को नहीं करना चाहता, वो कौन सी कहलाती है? अवॉइडेंस। इसके बाद आता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है? अप्रोच मतलब एक इच्छा ऐसी आती है जिसको अपन करना चाहते हैं, और एक इच्छा ऐसी होती है जिसको अपन नहीं करना चाहते हैं, वो कहलाता है अप्रोच और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। जैसे लाइक जैसे अपन कोई भी अपन के अंदर एक इच्छा आती है कि हाँ अपन वो चीज़, जैसे कि घूमने जाना चाहते हैं, उस टाइम पे अपन का क्या है कि एक चीज़ को अपन को अवॉइड करना पड़ता है, और एक अपने एग्जांपल देके बताऊँ। जैसे अपन एक जगह कहीं पे घूमना जाना चाहते हैं एट प्रेजेंट डे, जैसे 31 तारीख को अपन कहीं पे घूमना जाना चाहते हैं और 31 के दिन ही अपना एग्ज़ाम है, तो अपन के अंदर क्या आएगी? यार अपन पहले किस चीज़ को करें? अपन दोनों चीज़ों को अवॉइड भी नहीं कर सकते। अब 31 के दिन अपन अगर दोनों जगह जा सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में वहाँ चले गए और इवनिंग में वहाँ चले गए, तो वो क्या हो गया अपन का? अप्रोच।
अप्रोच और अवॉइडेंस दोनों ने वो दोनों चीज़ें अपन ने अवॉइड कर दी। वो क्या हो गया अपन का अवॉइडेंस। अवॉइडेंस अप्रोच में क्या होगा कि अपन की इच्छा ये है कि अपन हाँ यार ये 31 के दिन पहले घूमने जाएं फिर एग्ज़ाम दें, लेकिन कंडीशन क्या है कि टाइम दोनों का सेम है, उस जगह अपन कंफ्यूज हैं। तो उस जगह अपन क्या है, अपन की इच्छा क्या है यार एग्ज़ाम देंगे और घूमने नहीं जाएंगे। तो वो क्या कहलाता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें अपन की एक इच्छा तो ये होती है कि हाँ अपन इस चीज़ को करें और दूसरी इच्छा होती है ये कि अपन उस चीज़ को ना करें। दोनों के बीच कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अपन कौन सी करें और कौन सा काम ना करें। वो कहलाता है अवॉइडेंस अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद आता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मल्टीपल अवॉइडेंस अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि इसमें अपन के बीच मल्टीपल सिचुएशन आ जाती है, मल्टीपल बिल आते हैं, मल्टीपल इच्छाएं होती हैं जिनको अपन पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि कोई एक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट है, ठीक है, अब उसके पेरेंट्स ने उनसे बोला क्या तुम्हें अच्छा वो लाना है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, इसके अलावा वो क्रिकेट खेलने में भी अच्छा है। तो ऑटोमेटिकली उसके स्टूडेंट हैं जो क्लासमेट हैं फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला कि यार अपन को मैच है वहाँ पे तुमको आना है, ठीक है, मैच खेलने जाना है, उसको क्रिकेट भी खेलना है। अब लाइक वो उसके बीच में कन्फ्यूजन हो रहा है क्रिकेट खेलूँ या मम्मी ने पढ़ाई के लिए कहा है पढ़ाई करूँ, मार्क्स अच्छे लाने हैं। इसके अलावा वो उसको क्या है म्यूजिक भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो एक अपने कॉलेज में या जहाँ पे भी वो परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे एक ओकेजन है या वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर रहा है सिंगिंग के लिए, ठीक है, तो अब उसको वहाँ पे भी जाना है। तो ऑटोमेटिकली क्या है उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट कैसा हो गया कि यार वो मल्टीपल कंडीशन आ गई उसके लिए, उसको सिंगिंग भी करनी है, उसको क्रिकेट खेलने भी जाना है, उसको मार्क्स भी अच्छे लाने हैं। तो उसकी क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो उसको कंफ्यूज कर रही है, मल्टीपल अप्रोच और अवॉइडेंस। तो वो उनके बीच में कन्फ्यूजन रहेगा कौन सी चीज़ को वो अवॉइड करे और क्या कौन सी चीज़ को वो अप्रोच करे। तो ये क्या कहलाता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। Another internal conflict. Internal conflict may be between one person and another, between two person and his environmental, or maybe within the person himself. The most dangerous of the serious conflict in the one within the person. This is the called internal conflict. अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं, जैसे कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, और बिटवीन द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट और पर्सन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि कोई भी पर्सन है ट्रैफिक में फंस गया, ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंटल क्या है कि अपन ट्रैफिक को एक इन्वायरमेंट मान सकते हैं। उस टाइम पे ट्रैफिक में फंस रहा है, ठीक है, अब उस टाइम पे उसका मन कर रहा है मेरे को 12 बजे पहुंचना था, मैं 3 बजे पहुंच रहा हूँ। तो ट्रैफिक से उसको कॉन्फ्लिक्ट, एक तरह ट्रैफिक में फंस रहा है, ट्रैफिक की सिचुएशन से कैसे निकले, लाइक है ट्रैफिक की सिचुएशन से वो कैसे निकले, लेट हो रहा है, तो वो क्या है एक तरह से उसका एनवायरनमेंट अपन मान के चलें। या फिर यहाँ पे मैं उदाहरण दूँ दूसरा, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लाइक एक अपन को कहीं मीटिंग में जाना था 2 बजे, ठीक है, अपन 1 बजे घर से निकले, अपन का वहाँ पे पहुँचने का हवा 1 घंटा अपन ने लिया था। घर से बाहर निकले, बहुत तेज से रेन स्टार्ट हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई, तो अपन रुक गए, ठीक है। अब उस जगह क्या हुआ कि अपन के बीच में और इन्वायरमेंटल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या कि अपन बारिश की वजह से लेट हो गए, कन्फ्यूज़न हो गया कि यार पता नहीं बारिश कब रुकेगी, कब जाऊँगा, जल्दी रुक जाए कब रुके, कोई पता भी नहीं है बारिश का। तो वो क्या एक तरह से कन्फ्यूज़न हो गया, वो कहलाता है इंटरनल। इसके अलावा दो पर्सनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जैसे कोई चीज़ बोलने में करने में, तो वो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आता है। इमोशनल एंड स्ट्रेस। इमोशन आर द मूव और state of the organization. It is the stir up state of feeling that it is the way of appear to the individual himself. It is the disturbed muscles and the glandular activity. That way it is the appear of the extension over observe. इमोशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से अपन को एक्सपायर होना,
किसी भी चीज़ से इंस्पायर होना या किसी भी चीज़ को एक्साइटेडमेंट होना। इमोशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से एक्साइटमेंट अपन को जो मिलता है, या स्टायर अप, किसी भी चीज़ को अपन स्टायर अप करके, जैसे कि अपन की फिजिकल और मेंटल जो दोनों प्रोसेस हैं या मेंटल और फिजिकल स्टेट हैं, उनको अपन अपना फिजिकल और मेंटल स्टेट या सिचुएशन है, उनको अपन का जो बाहर का इनर फोर्स में बाहर के अपन के बिहेवियर में जो दिखाई देती है, उनको अपन क्या इमोशनल कहते हैं। सब्जेक्टिव फीलिंग, कंपोनेंट्स ऑफ द इमोशन। सब्जेक्टिव फीलिंग क्या होती है? सब्जेक्टिव फीलिंग में आर द बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ द फीलिंग, द कॉन्शियस एंड द इंटेलिजेंस perception of the situation. It is the situation in the intense in the में provoked emotion. सब्जेक्टिव फीलिंग क्या होती है? ये कंपोनेंट्स अपन पढ़ रहे हैं इमोशन के। सब्जेक्टिव फीलिंग क्या होती है? कोई भी इमोशन या कोई भी इमोशन अपने अंदर आए या इमोशन आया तो उससे पहले क्या अपन को पता चल जाता है कि अपन को अंदर क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, तो वो क्या कहलाती है? सब्जेक्टिव फीलिंग कहलाती है। सब्जेक्टिव फीलिंग मतलब इमोशन से आने वाली पहली फीलिंग या इमोशन से आने वाली इमोशन से पहले आने वाली फीलिंग्स को क्या कहते हैं? अपन सब्जेक्टिव फीलिंग कहते हैं। इसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस अपन देखें तो अपने अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। It take place during the emotional state. It discharge hormones like epinephrine and non-epinephrine. It may responding may be physical changes. तो अपने अंदर क्या दो हार्मोन होते हैं, नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ये क्या है? अपन के जैसे कोई भी सिचुएशन आई, कोई भी फिजिकल या कोई भी मेंटल सिचुएशन आई, वो उसके अनुसार अपन का ब्रेन वर्क करता है। जो भी नर्वस सिस्टम है, वो भी जो भी न्यूरॉन्स है, वो उसने ब्रेन को वो पहुंचाया मैसेज, उसके अनुसार अपन का एपिनेफ्रिन और नेफ्रिन काम करता है। तो उसके अनुसार अपन को जैसे बीपी हाई होना या बीपी लो होना, स्ट्रेस में आना, डिप्रेशन में आना, हार्ट रेट तेज़ होना, गला सूखना, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं। तो ये सारी फिजिकल चेंजेस आते हैं। ये अपनी बॉडी के अंदर इमोशन आने पर फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं। इसके बाद अपन करें conscious experiment. An emotional is the not only pattern of the bodily changes but also the emotional experience is the importance indirect. अब इमोशनल कई सारे एक्सपीरियंस अपन जैसे देखने को मिलते हैं, जैसे अपन के फेशियल एक्सप्रेशन अपन के कैसे होते हैं? जैसे हैप्पीली होते हैं तो काफ़ी अच्छे कोई स्माइल फेस होता है, और जैसे अपन का सैडनेस होता है तो वो सैड इमोशन आते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, अपनी जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो सैडनेस रहते हैं। या फिर कोई जॉय की अपन के अंदर है तो अपन की बॉडी एकदम से एक्टिवेट रहती है, और कोई सैड फीलिंग है तो ऑटोमेटिकली अपन की बॉडी क्या डल रहती है। वो क्या एक्सप्रेशन होते हैं? कॉन्शियस एक्सप्रेशन जिनको अपन कह सकते हैं। चेंज इन द इमोशनल रिएक्शन, इमोशनली रिएक्शन है वो कैसे चेंज होते हैं? इमोशनल रिएक्शन अफेक्ट द ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम द मोस्ट। द फॉलोइंग एक्सटर्नल, इंटरनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग द इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट में अपन के 3 तरह के चेंजेस आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया एक्सटर्नल चेंजेस, इंटरनल चेंजेस एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एक्सटर्नल चेंजेस क्या होते हैं? अपन के जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडीली मूवमेंट, वॉइस डिस्टर्बेंस। जैसे वॉइस डिस्टर्बेंस, फेशियल एक्सप्रेशन अभी मैंने बताया, हैप्पी होंगे तो हैप्पी फेस दिखता है, स्माइल दिखती है, सैड रहेंगे तो सैडनेस दिखता है, बॉडी मूवमेंट तेज़ रहता है। इसके बाद वॉइस, अगर अपन सैड हैं तो अपन की वॉइस लो रहेगी, और अपन हैप्पी हैं तो अपनी वॉइस तेज़ लाउड रहेगी। इंटरनल चेंजेस ड्यूरिंग फियर, डर लगता है, एंगर, गुस्सा आता है, पल्स रेट तेज़ हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस में अपन देखा जाए तो ड्यूरिंग द इमोशनल एक्सपीरियंस, परसेप्शन, लर्निंग एंड द मोटिवेशन। जब अपन किसी भी चीज़ से इमोशनल अफेक्टेड रहेंगे तो अपन की साइकोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो कैसे आएंगे? ड्यूरिंग इमोशनल टाइप पे अपन ना तो लर्निंग कर सकते हैं, ना फिर अपन की कोई भी मेमोरी है वो ओपन कर सकते हैं, परसेप्शन है वो भी सही से नहीं रहेगा। इन सब के बीच में क्या होगा? डिस्कम्फर्ट फील होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बनता है? विच इज़ द conditioned respond, attention, fear,
या रेस्पॉन्ड नॉन ऑफ द एबव। इनमें से अपन की जो कंडीशन है उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं करता, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, नॉन ऑफ द एबव। थैंक यू। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।